नमस्कार दोस्तों, पीएस के नॉलेज हाउस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मित्रों हम राजस्थान तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के भौतिक दस्तावेज सत्यापन के संबंध में सभी सवालों का परीक्षण करेंगे एवं उनका जवाब देने की कोशिश करेंगे। अतः आप तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के भौतिक दस्तावेज सत्यापन के संबंध में जितने भी सवाल हैं उन सबका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। अतः वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो दोस्तों, पहला सवाल है, शैक्षिक प्रशैक्षिक अंकतालिकाओं की केवल अंतिम वर्ष की प्रति अपलोड की जानी है अथवा पूर्व के वर्षों की भी अपलोड की जानी है। संबंधित योग्यता के सभी वर्षों की अंकतालिका की एक साथ स्कैन कर एक ही पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड की जानी है। तो मित्रों, शैक्षिक एवं प्रशैक्षिक योग्यता में हम 10th 12th डीएलएड या एसटीसी एवं ग्रेजुएशन पीजी आदि को शामिल करते हैं। तो मित्रों, कुछ बच्चों की राजस्थान बोर्ड की 10th एवं 12th की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र जिन्होंने 2010 से पहले किया हुआ है उनकी अलग अलग हो सकती हैं, एवं 2010 के बाद जिन बच्चों ने 10th एवं 12th राजस्थान बोर्ड से किया है उनको प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट उनकी एक ही होती है। तो जिन बच्चों की मार्कशीट एवं प्रमाण पत्र अलग अलग है उनको दोनों का एक ही पीडीएफ बना के अपलोड करना है, एवं जिन बच्चों का प्रमाण पत्र एवं मार्कशीट एक ही है उनको सिंगल डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड करना है। एवं मित्रों, इस बात का ध्यान रखें, जो पीडीएफ फाइल आप क्रिएट करोगे उसकी साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपका अगला सवाल है, अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों की प्रति अपलोड की जानी है अथवा किसी एक की। तो साथियों देखिए, इसका जवाब अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन कर एक ही पीडीएफ में एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड की जानी है। यदि उपाधि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो अंकतालिका अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी है। तो मित्रों, सभी कैंडिडेट्स के जिनकी अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र एक ही है उनको एक ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है, एवं अंकतालिका एवं प्रमाण पत्र अलग अलग है तो उनको एक ही पीडीएफ जिसकी साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं हो उसमें आपको सिंगल डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए उसको अपलोड करना है। यदि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं है तो आपको मार्कशीट कंपलसरी अपलोड करनी होगी। इसके आगे देखिए मित्रों, दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा। तो देखिए मित्रों, हाँ, ऑनलाइन पंजीकरण करना अनिवार्य होगा। ऑनलाइन पंजीकरण नहीं करने के अभाव में आपको आगे की भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। इसके आगे देखिए मित्रों, पंजीकरण के साथ कौन कौन से दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य होंगे। तो देखिए दोस्तों, दस्तावेज अपलोड करते समय 4 मार्क दस्तावेज अपलोड करने अनिवार्य हैं तथा अन्य संबंधित दस्तावेज अपलोड करने हैं। तो देखिए मित्रों, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करोगे तो कुछ कॉलम में स्टार मार्क यानी तारा अंकित रहेगा। तो तारा अंकित कॉलम पर जो भी इन्फॉर्मेशन हैं वो आपको अनिवार्य रूप से भरने होंगे, एवं वहाँ पर जो दस्तावेज मांगे जाएंगे वो भी आपको अनिवार्य रूप से अपलोड करने होंगे। लेकिन जिन कॉलम में स्टार मार्क नहीं है उस इन्फॉर्मेशन को आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते, एवं उस डॉक्यूमेंट्स को आप अपलोड कर भी सकते हैं एवं नहीं भी कर सकते। इसके आगे देखिए मित्रों, एक से अधिक पदों हेतु आवेदन किए जाने की स्थिति में क्या प्रत्येक पद के लिए अलग अलग पंजीकरण एवं दस्तावेज अपलोड करने होंगे। देखिए मित्रों, जो अभी 2 गुना की लिस्ट जारी की गई है इसमें कुछ अभ्यर्थियों ने एक से अधिक आवेदन किए गए हैं तो उनको शाला दर्पण पोर्टल पर भी एक से अधिक बार ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना होगा। लेकिन जिन साथियों ने एक ही ऑनलाइन आवेदन किया था 3rd ग्रेड भर्ती के लिए तो यहाँ पर भी उनको शाला दर्पण पोर्टल पर एक ही बार रजिस्ट्रेशन करना है। इसके आगे देखिए दोस्तों, दस्तावेज सत्यापन के लिए मुझे उपस्थित होना होगा तथा मुझे इसकी जानकारी किस प्रकार मिलेगी। तो देखिए मित्रों, दस्तावेज सत्यापन जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्रारंभिक शिक्षा कार्यालय द्वारा किया जाएगा। इसकी सूचना अभ्यर्थियों के मोबाइल पर SMS व ईमेल पते पर भिजवाई जाएगी। दस्तावेज सत्यापन की दिनांक एवं स्थल की जानकारी संबंधित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक मुख्यालय शिक्षा द्वारा दी जाएगी। तो देखिए मित्रों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप साधारण पोर्टल पर जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करोगे उसमें दिए गए मोबाइल नंबर एवं ईमेल एड्रेस पर आपको आपके भौतिक दस्तावेज सत्यापन की जानकारी दी जाएगी। तो आप जो भी अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस उसमें दें वो ठीक भरवाएं, जैसे आपको सही समय पर सही जानकारी प्राप्त हो सके। इसके अलावा देखिए दोस्तों, DO ऑफिस जो जिला आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलॉट हुआ है उस जिले के DO ऑफिस एलिमेंट्री द्वारा आपको भौतिक दस्तावेज सत्यापन के लिए सूचना प्रदान कर दी जाएगी। अतः इसलिए आप शाला दर्पण पोर्टल पर भी समय समय पर सूचनाओं को देखते रहें। इसके आगे देखिए मित्रों, दस्तावेज सत्यापन के लिए स्वयं उपस्थित होना होगा या प्रतिनिधि को भेजा जा सकता है। देखिए मित्रों, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अभ्यर्थी को कंपलसरी स्वयं ही उपस्थित होना होगा। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी के सामने गंभीर समस्या है या गंभीर रूप से बीमार है तो वह अपने माता पिता, सगे भाई बहन या पति पत्नी को भेज सकता है। लेकिन इसके लिए उसको अपने द्वारा एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा। उसको अपने सिग्नेचर से वेरीफाई करना होगा कि मैं इस परिस्थिति के कारण इस अमुक व्यक्ति को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेज रहा हूँ, और जिसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भेजा जाएगा उसके ID कार्ड की भी वहाँ पर फोटोकॉपी अटैच करनी होगी। इसके आगे देखिए मित्रों, यदि अभ्यर्थी दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो तो क्या उनके नाम पर अंतिम चयन हेतु विचार किया जाएगा। तो दोस्तों, इसका सीधा सा जवाब है नहीं, अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम रूप से चयन हेतु विचार नहीं किया जाएगा। यदि आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते हो शाला दर्पण पर और उसके पश्चात आपको जो भौतिक दस्तावेज सत्यापन के लिए जो डेट और स्थान मिलता है उस समय पर आप और उस स्थान पर आप उपस्थित नहीं हो पाते हो तो आपको आगे की भर्ती प्रक्रिया में शामिल नहीं किया जा सकेगा।
इसके आगे देखिए मित्रों, क्या ऐसे अभ्यर्थियों को पुनः दस्तावेज सत्यापन का अवसर दिया जाएगा? तो मित्रों, जो कैंडिडेट से भौतिक दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित रहते हैं उनको पुनः दोबारा से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन के समय कौन कौन से दस्तावेज जांच दल को दिखाए जाने हैं? आवेदन पत्र की प्रति पे भरी हुई चेकलिस्ट के साथ वे समस्त दस्तावेज दिखाए जाने हैं जो पोर्टल पर अपलोड किए गए हैं। चेकलिस्ट पे दिशा निर्देशों पर अन्य प्रपत्रों को विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड कर भरना होगा। तो देखिए मित्रों, थर्ड ग्रेड टीचर वैकेंसी के लिए आपने जो आवेदन पत्र भरा था उसकी कॉपी, उसके साथ जो बीकानेर दशहरा द्वारा चेकलिस्ट जारी की गई है उस चेकलिस्ट को भरकर और उसी चेकलिस्ट के क्रम में सारे डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करते हुए आपको भौतिक दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करना होगा। और सारा दर्पण पोर्टल पर ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करते समय आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए गए हैं उन सभी को आपको स्व हस्ताक्षर करते हुए भौतिक दस्तावेज सत्यापन में प्रस्तुत करना होगा। बीकानेर निदेशालय द्वारा जारी चेकलिस्ट एवं उसको किस प्रकार से भरना है उसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है, उसकी जानकारी वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे देखिए मित्रों, दस्तावेज सत्यापन के समय जांच दल को कौन कौन से दस्तावेज अथवा प्रतियां सुपुर्द की जानी हैं? आवेदन पत्र की प्रति, भरी हुई चेकलिस्ट, समस्त स्व घोषणाओं की मूल प्रति तथा उन समस्त दस्तावेजों की स्व हस्ताक्षरित प्रतियां जिन्हें पोर्टल पर अपलोड किया गया है। तो देखिए मित्रों, आपने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती का जो आवेदन पत्र भरा था उसकी प्रति, उसके अलावा बीकानेर निदेशालय द्वारा जो चेकलिस्ट जारी की गई है वो चेकलिस्ट एवं उसी चेकलिस्ट के क्रम में आपको डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपियाँ भी व्यवस्थित करनी है। समस्त स्व घोषणाओं की मूल प्रति, देखिए मित्रों, स्व घोषणाओं में आपको आय संबंधी घोषणा, भूतपूर्व सैनिकों को भूतपूर्व सैनिक संबंधी, उत्कृष्ट खिलाड़ी को उत्कृष्ट खिलाड़ी संबंधी, इसके अलावा विधवाओं को विधवा होने के संबंध में एवं तलाकशुदा फीमेल कैंडिडेट्स को तलाकशुदा का होने का एक स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिनके बारे में हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। उनको कैसे आपको किस प्रकार से बनना है उसके संबंध में आप उस वीडियो में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके आगे देखिए मित्रों, यदि आवेदन एक से अधिक पदों के लिए किए गए हों तो क्या दस्तावेजों की प्रतियों का एक ही सेट दिया जाना है अथवा अलग अलग? तो इसका जवाब है मित्रों, अलग अलग पदों के लिए आवेदन किए जाने की स्थिति में प्रत्येक आवेदन के लिए अलग अलग प्रश्न संख्या 11 के उत्तर के अनुसार तैयार कर दिए जाने हैं। यदि किसी पद के लिए ऐसा सेट जमा नहीं करवाया जाता है तो उसे दस्तावेज सत्यापन के अभाव में चयन प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो देखिए मित्रों, जिन कैंडिडेट्स ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती में एक से अधिक आवेदन किए हैं तो उनको दस्तावेज सत्यापन में भी एक से अधिक सेट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि वो किसी एक आवेदन पत्र के लिए अलग से दस्तावेज सत्यापन हेतु सेट प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उसका उस आवेदन पत्र की दावेदारी पर विचार नहीं किया जाएगा। दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए क्या आने जाने का किराया भत्ता मिलेगा? तो नहीं, दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होने के लिए आपको कोई भी ट्रैवलिंग अलाउंस दे नहीं होगा। चेकलिस्ट में शामिल सभी डॉक्यूमेंट्स की कितनी प्रति ले जाना सुनिश्चित किया जाए? तो देखिए मित्रों, चेकलिस्ट में शामिल दस्तावेजों की मूल प्रति मिलान हेतु एवं स्वयं प्रमाणित छायापत्रों का एक सेट अपेक्षित है। तो दोस्तों, बीकानेर निदेशालय द्वारा भौतिक दस्तावेज सत्यापन के लिए चेकलिस्ट जारी की गई है उसके क्रम में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स को व्यवस्थित करना है एवं जो जो डॉक्यूमेंट्स आप उसमें लिखेंगे, उसमें ऐड करेंगे, उन सभी की मूल प्रतियाँ, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने हैं एवं उनकी छाया प्रतियाँ भी आपको लेके जानी है। छाया प्रतियों का सेट आपको वहाँ पर जमा कराना होगा तो आपके जो मूल दस्तावेज है वो आपको वापस कर दिए जाएंगे। आगे देखिए मित्रों, चेक लिस्ट में अभ्यर्थियों के लिए दिए गए कॉलम संलग्न संख्या में क्या भरना है? दिशा निर्देशन दिनांक 3 मार्च 2022 के बिंदु संख्या 8 के अनुसार आपको ये सूचना भरनी होगी। दोस्तों, इस दस्तावेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इस लिंक पर क्लिक करके इस डॉक्यूमेंट्स को रीड कर सकते हैं। इसके आगे देखिए मित्रों, निदेशालय द्वारा जारी चेकलिस्ट में दिए स्व घोषणा पत्र को साधारण पेपर पर दिया जाना है, स्टाम्प पेपर पर दिया जाना है। दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे व्यक्ति कन्फ्यूज हैं कि स्व घोषणा पत्र प्रारूप साधारण पेपर पर दिया जाना है या स्टाम्प पेपर पर दिया जाना है। तो यहाँ स्पष्ट है कि आपको साधारण पेपर पर ही ये स्व घोषणा पत्र प्रस्तुत करने हैं, आपको नोटेरी या स्टाम्प पेपर। आगे देखिए मित्रों, आय प्रमाण पत्र कितने पेज वाला होना चाहिए, वह कब का होना चाहिए? तो देखिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र अपेक्षित है। तो देखिए मित्रों, ये जो ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट अलग होता है, आय प्रमाण पत्र अलग होता है। ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी उन कैंडिडेट्स को बनवाना है जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आवेदन किया हुआ है, उनको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना अनिवार्य है। बाकी अन्य भर्तियों के लिए जो 2-3 पेज का आय प्रमाण पत्र बनाया जाता है वही आपको बनवा करके प्रस्तुत करना होगा। टीएसपी क्षेत्र के निवासियों को कौन सा मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा? तो देखिए मित्रों, जो अभ्यर्थी टीएसपी क्षेत्र के हैं उक्त कैटेगरी हेतु मूल निवास प्रमाण पत्र अपलोड 2 स्टार अंकित राजस्थान का मूल निवासी एवं टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र फील्ड प्रदर्शित है। जिन अभ्यर्थियों के दोनों प्रमाण पत्र बने हुए हैं उन्हें दोनों अपलोड करने हैं तथा जिनका एक प्रमाण पत्र टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र है उन्हें दोनों स्थानों पर उसी प्रमाण पत्र की प्रति अपलोड करनी है। तो देखिए मित्रों, टीएसपी क्षेत्र के अभ्यर्थियों के 2 मूल निवास प्रमाण पत्र होते हैं, एक राजस्थान का मूल निवासी होने का सामान्य प्रमाण पत्र और एक टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र। तो जिन अभ्यर्थियों के पास दोनों उपलब्ध हैं उनको दोनों के कॉलम में दोनों अपलोड करने हैं, लेकिन किसी के पास एक उपलब्ध है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, टीएसपी क्षेत्र का विशेष मूल निवासी प्रमाण पत्र, ये उनको दोनों ही कॉलम में अपलोड करना है जिनके पास सामान्य प्रमाण पत्र नहीं है। आगे देखिए मित्रों, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक
अंक तालिकाओं की केवल अंतिम वर्ष की प्रति अपलोड की जानी है अथवा पूरे वर्षों की भी अपलोड की जानी है। संबंधित योग्यता के सभी वर्षों की अंक तालिकाओं की एक साथ स्कैन कर एक ही PDF में, जिसकी साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं हो, के रूप में अपलोड की जानी है। तो देखिए मित्रों, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक योग्यताओं अर्थात 10th 12th एवं DLED अथवा ग्रेजुएशन BEd की आपकी जितनी भी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर फाइनल की जो मार्कशीट हैं और उनकी जो डिग्री है, उनको आपको एक ही PDF में मर्ज करवाते हुए, जिसकी साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं है, अपलोड करने होंगे। आपको मार्कशीट और प्रमाण पत्र अलग अलग PDF फाइल में अपलोड नहीं करने हैं। आगे देखिए दोस्तों, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों की प्रति अपलोड की जानी है अथवा किसी एक की। अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन कर एक ही PDF में, जिसकी डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड की जानी है। यदि उपाधि प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो अंक तालिका अनिवार्य रूप से अपलोड की जानी है। तो देखिए मित्रों, अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र दोनों उपलब्ध होने पर दोनों को एक ही PDF में मर्ज करवा के अपलोड करना है एवं प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हो तो आपको मार्कशीट अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी है। आगे देखिए मित्रों, स्व घोषणा पत्र प्रारूप एक ही पृष्ठ पर प्रस्तुत किए जाने संबंधी निर्देश की स्थिति में चेक लिस्ट में संबंधित दस्तावेज की संख्या में क्या अंकित किया जाना है। चेक लिस्ट के साथ स्व घोषणा प्रमाण पत्र अंतिम संलग्न के रूप में लगाया जाना है तथा चेक लिस्ट में उससे संबंधित सभी घोषणाओं के सम्मुख संलग्नक संख्या वाले कॉलम में वही क्रमांक अंकित किए जाने हैं। तो देखिए मित्रों, भौतिक दस्तावेज सत्यापन के लिए जो आप सेट तैयार करोगे उसमें सबसे ऊपर आपको चेक लिस्ट लगाना है। इन चेक लिस्ट में जिस क्रम में आप डॉक्यूमेंट्सों को अंकित करोगे उसी क्रम में आपको चेक लिस्ट के पीछे सारे डॉक्यूमेंट व्यवस्थित करने हैं एवं जो स्व घोषणा पत्र हैं उनको आपको लास्ट में अटैच करना है एवं उन पर जो आप नंबर अंकित करोगे वही नंबर आपको चेक लिस्ट में अंकित करना है। आगे देखिए मित्रों, आवेदन में दिए गए अभ्यर्थी के मोबाइल नंबर अथवा ईमेल पते में परिवर्तन अपेक्षित होने पर क्या किया जाना है। तो देखिए, यदि किसी अभ्यर्थी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के फॉर्म में अपना ईमेल एड्रेस अथवा मोबाइल नंबर गलत कर दिया गया है तो उनको निदेशालय प्राथमिक शिक्षा बीकानेर में कार्य दिवस में उपस्थित होकर स्वयं की पहचान प्रमाणित करते हुए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कार्यवाही अपेक्षित की जाएगी। तो जिन साथियों ने मोबाइल नंबर एवं ईमेल एड्रेस गलत भर दिया है उनको बीकानेर निदेशालय जाकर के इस आशय का एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके और अपनी पहचान प्रमाणित करते हुए उसमें करेक्शन करवा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, DLED द्वितीय वर्ष पूरक की अंक तालिका अपलोड की जानी या नहीं। इसके साथ ही DLED का प्रमाण पत्र अपलोड किया जाना है या नहीं। सभी वर्षों की अंक तालिका एवं प्रमाण पत्र एक साथ स्कैन कर एक ही PDF में एक डॉक्यूमेंट के रूप में अपलोड की जानी है। इसका आशय यह है मित्रों, यदि आपकी DLED पूरक है, अगर आप सप्लीमेंट्री पास हुए तो भी आपको प्रथम वर्ष द्वितीय वर्ष सप्लीमेंट्री एवं प्रमाण पत्र जितने भी आपके DLED संबंधित डॉक्यूमेंट्स हैं उन सभी की आपको एक ही PDF फाइल क्रिएट करते हुए, जिसकी साइज 200 KB से ज़्यादा नहीं हो, अपलोड करने हैं। आपको ये डॉक्यूमेंट्स अलग अलग PDF फाइल्स में अपलोड नहीं करने हैं। आगे देखिए, मेरे द्वारा निवास स्थान का जला नहीं भरा गया, वह अन्य जला भरा गया, अब मुझे दस्तावेज सत्यापन हेतु कहाँ उपस्थित होना है। विभाग द्वारा दिनांक 27 फरवरी 2022 को जारी सूची में अभ्यर्थी के नाम के आगे अंकित जिले में ही दस्तावेज सत्यापन हेतु अनिवार्य रूप से उपस्थित होना है। अनुपस्थित रहने पर बाद में कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो देखिए मित्रों, अभी जो दस्तावेज सत्यापन के लिए लिस्ट जारी की गई है वो अभ्यर्थी के मूल जिले के अनुसार जारी की गई है। अभ्यर्थी का जो मूल जिला है वही उसको दस्तावेज सत्यापन के लिए अलॉट किया गया है। लेकिन यदि किसी अभ्यर्थी ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के आवेदन पत्र में अपना गृह जिला नहीं भरा है एड्रेस में और दूसरा जिला भरा है तो उसको उसी जिले में दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित होना है जो जारी की गई लिस्ट में उसके नाम के सम्मुख अंकित है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सभी सवालों के जवाब मिल गए होंगे। इसके अलावा चेकलिस्ट संबंधी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे द्वारा बनाई गई दूसरी वीडियो देख सकते हैं। उसमें आपको चेकलिस्ट को किस प्रकार से बनना है उसके संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, स्व घोषणा पत्र जो बीकानेर निदेशालय द्वारा जारी किए गए हैं उनको भी किस प्रकार से भरना है उसके लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है, तो उसको भी आप वहाँ से देख करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत।